नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच पर, जहां हम आपके सामने उपस्थित हैं आज के अपने नवीन अंक के साथ, जिसमें हम आगामी पुलिस भर्ती और पेट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो आइए साथियों, अपनी आज की चर्चा को प्रारंभ करें। उससे पहले हमारा एक विशेष निवेदन, जो कि अपनी चर्चा से पहले हम लोग करते हैं लेखपाल DVR स्किप अभियान के तहत, कि हमारे वो कुछ छात्र जो सरकारी सेवाओं में पूर्व में ही कार्यरत हैं और उनका लेखपाल की परीक्षा में DVR के लिए कॉल आ गई है, उनकी कॉल आ गई है, तो उन सब से मैं ये निवेदन करूँगा कि वो उस DVR को स्किप करके किसी न किसी एक बेरोजगार अपने भाई, अपने मित्र को सरकारी सेवा में चयनित होने के लिए एक अवसर प्रदान करें, जिससे कि एक बेरोजगार रोजगार को प्राप्त करके समाज की मुख्य धारा में अपने को शामिल करके समाज का कुछ उत्थान कर सके। ठीक है, तो आइए साथियों, इस निवेदन के साथ हम अपनी आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपनी आज की चर्चा का पहला प्रश्न। तो आज की चर्चा का हमारा पहला प्रश्न साथियों है, पहला प्रश्न हमारा कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी, पहली कहानी निम्न में से कौन सी है। पहले ही क्वेश्चन साहित्य से उठा लिया है। मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी निम्न में से कौन सी है। ए पंच परमेश्वर, बी गोदान, सी नमक का दरोगा और डी गबन। तो भाइयों देखो, यहाँ पर बहुत अच्छे से देखो, चार विकल्प में आपको चयन ही नहीं करना है। यहाँ पे देखो आपसे क्या पूछ रहा है, कहानी पूछ रहा है, और आप बहुत अच्छे जानते हो गोदान और गबन ये कहानी नहीं है, ये इनके क्या है बेटा, ये तो इनके उपन्यास हैं, ये इनके क्या है, उपन्यास है। तो दो विकल्प तो देखो हट गए, दो विकल्प तुम्हारे अपने आप हट गए क्योंकि ये उपन्यास है। अब दो विकल्पों में से एक का चयन करना है, तो देखो सही होने की संभावना अपने आप बढ़ जाएगी। नमक का दरोगा और पंच परमेश्वर की बात करें तो बेटा जो विकल्प दिए हैं उसके अनुसार आपका आंसर तो हो जाएगा पंच परमेश्वर। लेकिन ध्यान रखना, पंच परमेश्वर इनकी पहली कहानी नहीं है, पॉइंट में मेंशन कर लीजिए। मुंशी प्रेमचंद की अगर पहली कहानी का जिक्र होगा तो देखना बेटा, पहली कहानी के रूप में इसका सही आंसर होगा बड़े घर की बहू, बड़े घर की बहू। ठीक है, इसका उल्लेख जो होगा वो देखेगा बड़े घर की बहू। ठीक है, ये इनकी पहली कहानी है। चूँकि विकल्प में ये नहीं है, तो इसके अनुसार इन दोनों में अगर देखा गया तो इन दोनों में पहली कहानी पंच परमेश्वर मिली। इस कारण प्रश्न का आंसर ये हो गया। लेकिन अगर आपको पहली कहानी में, अगर पहली कहानी के रूप में विकल्प में बड़े घर की बहू मिल जाता है तो ध्यान रखिएगा उनकी पहली कहानी यही हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया। पहला सुमित्रानंदन पंत, बी मुंशी प्रेमचंद, श्री हरिवंश राय बच्चन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो बेटा, बात किसकी हो रही, हिंदी साहित्य की हो रही है। किसकी हो रही है, हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे सुमित्रानंदन पंत। अगर बात करें तो इनको बेटा 1968 में, किसमें, 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब अगर देखो बेटा बात करें कि पहला ज्ञानपीठ, हिंदी की बात ना करें, हिंदी की बात ना करके पूछे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। तो देखो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त किया था बेटा ना, वो प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप। ठीक है, जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और बेटा इन्हें जो मिला था वो किस भाषा के लिए मिला था, इन्हें मलयालम भाषा के लिए मिला था। किस भाषा के लिए मिला था, मलयालम। लेकिन आपका क्वेश्चन देखा था, देखो बेटा आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन जो था वो हिंदी साहित्य के लिए। तो हिंदी साहित्य के लिए सुमित्रानंदन पंत को, और ये जो इन्हें मिला था बेटा, ये कब मिला था, तो ये मिला था इन्हें 1965 में। किस वर्ष मिला था, 1965 में इन्हें पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है, तो वो श्री जी शंकर कुरूप जी हैं, जिन्हें 1965 में मलयालम भाषा के लिए, ठीक है, मिला था। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है
ऑप्शन ए नदान, बी देहिक, सी वैश्या और डी मति। तो आंसर इसका बेटा हो जाएगा ऑप्शन डी मति। अगर बात करें तो नदान नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है बेटा नादान। क्या होता है? नादान। इसी प्रकार से देहिक नहीं होता, शब्द होता है दैहिक। क्या होता है? कैसे? तो देखो बेटा ए है, शुद्ध शब्द क्या होता है, जरा यहाँ पे देखो, तो शुद्ध शब्द दे होता है, लेकिन यहाँ क्या एक प्रत्यय का प्रयोग हो गया और हमने आपको बता रखा है एक प्रत्यय का प्रयोग है, तो ये ए जो है वो किस में, आय में बदल जाता है और ये शब्द क्या हो जाता है, दैहिक हो जाता है। क्या हो जाता है? दैहिक बन जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से वैश्या शब्द नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है वेश्या। वैश्या नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है वेश्या। ठीक है। और अब 3 वर्तनी इसकी क्या है, जो अशुद्ध हो गई, तो बची क्या, 4th वर्तनी जो है वो उसकी शुद्ध हो जाएगी। अगले प्रश्न को देखो, हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा? हवन की जो सामग्री होती है, ठीक है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए छवि, बी हवि, सी कुंड और डी रवि। तो यहाँ पर ध्यान रखो बेटा, हवन में प्रयोग की जाने वाली समाधि के लिए ऑप्शन बी हवि का प्रयोग होता है। यहाँ पर एक और अच्छा विकल्प प्रयोग कर लो। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, हवन में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी, हवन में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखना बेटा, हवन में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी जो होती है उसे हम समिधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समिधा बोलते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना। हवन में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी हवि और हवन में प्रयोग की जाने वाली सामग्री जो होती है उसको हवि के नाम से जानते हैं। ठीक है, हवि। प्रायः ये समिधा और हवि एक दूसरे के रूप में प्रयोग हो जाते हैं। समिधा या हवि एक दूसरे के रूप में प्रयोग हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सामग्री में लकड़ी का प्रयोग भी होता है। सामग्री में लकड़ी का प्रयोग भी, लड़की का नहीं होता, लकड़ी का प्रयोग भी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जिस भूमि को जोता न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अप्रतिहत, बी उर्वर, सी अनुर्वर और डी समतल। तो देखो बेटा, जिसे जोता जा सके उसके लिए शब्द होता है उर्वर, और अगर इसमें हम किसका, अनुपसर्ग का प्रयोग कर दें, किसका प्रयोग कर दें, अनुपसर्ग का प्रयोग कर दें, तो ये शब्द क्या बन जाएगा? अनुर्वर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अनुर्वर। तो जिस खेती को जोता न जा सके उसके लिए शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी अनुर्वर। अगले प्रश्न को देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मछली का तत्सम शब्द क्या होगा? मछली का तत्सम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका मत्स्य। मछली का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? मत्स्य हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, राम ने श्याम को मारा वाक्य में कौन सा कारक है? राम ने श्याम को मारा वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए, हमने आपको बताया था कि अगर किसी वाक्य में कर्ता का प्रयोग उसके चिन्ह के साथ हो जाए, कर्ता का प्रयोग उसके चिन्ह के साथ हो जाए, तो यहाँ पर बेटा हमेशा ध्यान रखो 3 चीज़ें हो जाती हैं। 3 चीज़ें क्या, कि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर काल हमेशा भूतकाल का हो जाता है, भूतकाल का हो जाता है। ठीक है। और वाक्य काल भूतकाल का हो जाता है। दूसरा, क्रिया जो होती है वो कैसी हो जाती है? सकर्मक हो जाती है, सकर्मक हो जाती है। और तीसरा जो होता है उसमें वाच्य कौन सा हो जाता है? कर्तवाच्य, यानी प्रधानता किसकी हो जाती है? कर्ता की प्रधानता हो जाती है। तो ऐसे वाक्य में कारक कौन सा हो जाएगा? अगर कर्ता की प्रधानता हो जाएगी तो कारक इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए कर्ता कारक। कौन सा हो जाएगा? कर्ता कारक। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। अगले क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है वाक्य में कोई क्या है? कोई व्यक्ति आ रहा है वाक्य में कोई क्या है? ए परिणाम बोधक विशेषण, बी सार्वनामिक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण और डी गुणवाचक विशेषण। तो देखो बेटा, कोई शब्द जो होता है, कोई शब्द वैसे तो सर्वनाम के रूप में प्रयोग होता है। किसके रूप में प्रयोग होता है? सर्वनाम। लेकिन यहाँ पर देखो, ये कोई शब्द किसके साथ प्रयोग हुआ? व्यक्ति के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? व्यक्ति। और व्यक्ति जो है बेटा वो क्या पद है? संज्ञा का पद है। और संज्ञा के साथ यहाँ पर अगर कोई सर्वनाम आता है तो वो किस रूप में होता है? सार्वनामिक विशेषण के रूप में होता है। आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। इसी सार्वनामिक विशेषण को हम लोग किस रूप में जानेंगे? इसे हम लोग सांकेतिक विशेषण के रूप में भी जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? सांकेतिक विशेषण के रूप में भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण।
अगले प्रश्न की अगर चर्चा करें तो सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में विशेषण क्या है? इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर प्रवासी और पति का एक यहाँ पर युग्म मिल रहा है, प्रवासी और पति का युग्म मिल रहा है। और यहाँ पर अगर बात करो तो पति क्या है बेटा? पति जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, पति जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। और प्रवासी क्या बता रहा है? तो प्रवासी जो बता रहा है इस संज्ञा पद की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो अगर विशेषता बता रहा है तो ये पद बेटा किसके रूप में हो जाएगा? ये पद विशेषण के रूप में हो जाएगा। किसके रूप में हो जाएगा? विशेषण के रूप में हो जाएगा। और ये पद क्या बन जाएगा? ये पद बन जाएगा विशेषण। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा क्या? प्रवासी जो होगा वो विशेषण का पद हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। अगले प्रश्न को देखो, बूढ़ा विशेषण में भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? बूढ़ा विशेषण की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? ऑप्शन ए बुढ़ाई, बी बुढ़िया, और सी बुढ़ापा, और डी बुढ़ाओ। तो यहाँ पर देखो बेटा, बूढ़ा में क्या हम लोग जानते हैं भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? तो विशेषण शब्द में क्या करते हैं? विशेषण शब्द में प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं। विशेषण शब्द में प्रत्यय का प्रयोग करके क्या भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हो जाता है। किसका? भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हो जाता है। तो अब अगर प्रत्यय की बात करें तो यहाँ क्या होगा? तो बूढ़ा शब्द में पा प्रत्यय का प्रयोग होगा और ये शब्द क्या बन जाएगा? बुढ़ापा बन जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा? ऑप्शन सी इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। कुछ लोग कहोगे सर जी यहाँ पर भी तो या प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर भाववाचक संज्ञा न बन करके इसका लिंग परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। बूढ़ा का ये लिंग परिवर्तन स्त्रीलिंग का पद हो जाएगा, यानी भाववाचक संज्ञा न होकर के ये क्या हो जाएगी? ये संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगले प्रश्न को देखो, सैंधव किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए हाथी, बी घोड़ा, सी नदी, और डी पहाड़। तो ध्यान रखिए बेटा, सैंधव जो है वो बी घोड़े का पर्यायवाची। किसका? बी घोड़े का पर्यायवाची होता है। घोड़े को हम लोग सैंधव भी बोलते हैं। अगले प्रश्न को देखो बेटा, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए अरुण, बी सरोरु, सी उत्पल, डी कुवलय। बहुत बढ़िया शब्द आपके सामने है, आपको सीधे सीधे आपको यहाँ पर विकल्पों को याद कर लेना है। अगर बात करें तो इसका पर्यायवाची जो नहीं होगा वो होगा ऑप्शन ए अरुण। अरुण जो है बेटा वो किसका होता है? अरुण जो होता है वो सूर्य का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? बाकी ये तीनों आपको याद करने हैं। ये तीनों बेटा उत्पल, सरोरु और कुवलय कमल के पर्यायवाची होते हैं। ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरोरु, कुवलय और उत्पल, ठीक है, कमल के पर्यायवाची है। अगले प्रश्न को अगर हम देखें तो दिग्गज में कौन सी संधि है? गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी विसर्ग संधि, डी व्यंजन संधि। तो इस पद को बेटा तोड़ेंगे तो देखो ये पद टूटेगा, दिग धन गज, दिग धन गज। और बात करो तो पहले पद का अंतिम वर्ण बेटा क्या मिला? व्यंजन मिला। दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण क्या मिला? व्यंजन मिला। दोनों पदों पे अगर व्यंजन मिल जाएंगे तो संधि बेटा कौन सी हो जाएगी? हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी। आंसर हो जाएगा आपका डी व्यंजन संधि। अगले प्रश्न की अगर चर्चा करें तो अगला प्रश्न है मेरा, गंगा लाभ होना। गंगा लाभ होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अत्यंत प्रसन्न होना, बी मारने जाना, सी मर जाना, डी अधिक मूल्यवान वस्तु मिलना। तो यहाँ पर देखो बेटा, गंगा लाभ होने का जो अर्थ होगा विकल्प के अनुसार अगर लोगे तो वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मर जाना। इसका एक ध्यान रखना, इसका एक और अर्थ होता है लाभ होना, लाभ होना, या ठीक है एक अर्थ और भी होता है आपका पवित्र होना। ये भी अगर कहीं विकल्प में मिल जाए तो आप आंसर के रूप में चयन कर सकते हैं। गंगा लाभ होने का अर्थ होता है मर जाना, लाभ होना या फिर पवित्र होना। अगले प्रश्न को देखो, अगला प्रश्न अगर हम देखें तो निम्न पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसमें अलंकार का चयन करें। अलंकार आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सा है? तो विकल्प कह रहा है मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, और जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। बात करें तो इसके विकल्प हैं ए उपमा, बी रूपक, सी विभावना और डी यमक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार इसका आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें तो उपमा अलंकार क्यों? तो बेटा यहाँ पर देखो, उपमा अलंकार कब होता है? जब किसी पद में क्या तुलना का भाव होता है। तुलना किसके? दो पदों के मध्य में, दो पदों के मध्य में। आप कहोगे सर जी यहाँ तुलना कहाँ मिल रही है? तो
देखो बेटा, यहाँ पर मन की तुलना किससे, मन की तुलना पक्षी से की जा रही है। मन की तुलना पक्षी से। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मन सुख नहीं पाता, अनंत सुख नहीं पाता। जैसे, कैसे सुख नहीं पाता, मन उसी प्रकार से सुख नहीं पाता जैसे उड़ जहाज को पंछी, जैसे पंछी किसी जहाज का पंछी जहाज से उड़ करके फिर क्या होता है, जहाज पर आकर के बैठ जाता है। इसी प्रकार मेरा मन जो है वो विषयों में भरमा करके दुनिया में इधर उधर भ्रमण करके विचरण करके पुनः मन जो है अपने शरीर में आकर के एकाग्र हो जाता है, यानी इसको सुख नहीं मिलता। तो मन की तुलना पक्षी से की गई, मन की तुलना पक्षी से की गई, जिस कारण यहाँ क्या हो गया, ऑप्शन ए उपमा अलंकार हो गया। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद शब्द का अनेकार्थक नहीं है, भेद का अनेकार्थक नहीं है। ए फूट, बी रहस्य, सी छेदन और डी दर। तो यहाँ पर देखो बेटा, भेद को फूट भी बोलते हैं, रहस्य मतलब भी भेद होता है, छेदन मतलब भी भेदना मतलब छेद करना होता है। सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर नहीं होगा डी। तो डी मतलब दर का, या दर का भेद से कोई भी लेना देना नहीं होगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है झा वर्ण। झा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, झा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो झा वर्ण का उच्चारण स्थान में देखो विकल्प ए कंठ, बी तालु, सी नासिक और डी होस्ट। तो झा वर्ण जो आता है बेटा वो किस में, चा वर्ण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, चा वर्ण के अंतर्गत आता है। और चा वर्ण के वर्ग जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, उनका उच्चारण तालु से होता है, जिस कारण इन्हें तालुव्य ध्वनि कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी तालु। अगर बात करें तो चा, छा, फिर जा, झा, इया, ये वर्ण जो हैं चा वर्ग के जो वर्ण हैं वो आपके किसमें, तालुव्य में आते हैं। तो ये ध्वनि आपकी तालुव्य हो जाएगी। अगले प्रश्न की अगर चर्चा करें तो बादलों के समूह को क्या कहते हैं, बादलों के समूह को क्या कहते हैं। ए राशि, बी गुच्छा, सी घटा और डी अंबर। अंबार नहीं है, इसको अंबर कर लो तो ये सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बादलों का, काले बादल आपने सुना होगा कि काली घटा बादलों का समूह, काली घटा का घमंड घटा आपको ने पढ़ा है। तो यहाँ पर बादलों के समूह को बोलेंगे ऑप्शन सी घटा, ऑप्शन सी घटा। अगले प्रश्न की अगर चर्चा करें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा बेटा, अगला प्रश्न कह रहा है नास्तिक शब्द का सही अर्थ क्या है। नास्तिक शब्द का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन है जिसका कोई अस्तित्व ना हो, ऑप्शन बी ईश्वर पर विश्वास करने वाला, ऑप्शन सी ईश्वर पर विश्वास न करने वाला, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस शब्द को तोड़ना बेटा, तो ये बन गया ना धन आस्तिक। क्या बन गया, ना धन आस्तिक। और आस्तिक का मतलब होता है ईश्वर पर विश्वास रखने वाला। आस्तिक का मतलब क्या होता है, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला। और अगर उसके पहले क्या जुड़ गया, उसके पहले जुड़ गया ना जुड़ गया, तो इसका मीनिंग क्या बन गया, ईश्वर पर विश्वास ना रखने वाला, ईश्वर पर विश्वास ना रखने वाला, यानी नास्तिक शब्द का आंसर हो गया ऑप्शन सी, ईश्वर पर विश्वास ना करने वाला। अगला क्वेश्चन देखो, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। ऑप्शन है चिकने पत्तों वाला पौधा सुंदर लगता है, बी होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं, सी उद्यान का शौक होना और चिकने पत्तों से लगता है कि पौधा। देखो हमने आपको क्या बताया था, लोकोक्ति मुहावरे के लिए हमने आपको एक सीधी सी पहचान बताई थी कि उसमें जो पद प्रयुक्त होता है उस पद का उस जो अर्थ है उससे संबंध में कोई भी मतलब जो पद है उसका प्रयोग उसके अर्थ के रूप में नहीं होता। तो यहाँ पात मतलब पत्ता होता है, पात का मतलब पत्ता होता है। और अगर हम पत्ते की बात करें तो यहाँ देखो, यहाँ पत्ता आ गया, यहाँ पर उद्यान यानी पत्ता आ गया और ये पत्ता आ गया, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। आंसर के रूप में आपका चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी सेकेंड, कि होनहार बालक के लक्षण बचपन में ही प्रकट होने लगते हैं। अगले क्वेश्चन को देखो, तो शुद्ध वाक्य का चयन आपने करना है। पहला देखो, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। ऑप्शन बी, जो धन का भूखा है वह साधु नहीं। ऑप्शन सी, मुझे इस अधिवेशन का समाचार नहीं मिला। और ऑप्शन डी, मेरी कविता मुद्रित हो रही है। तो बेटा देखो, इसका शुद्ध वाक्य का अगर देखोगे तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य के रूप में होगा, जो धन का भूखा है वह साधु नहीं है। पहली बात तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, चारों वाक्य अशुद्ध है। पता नहीं क्यों हमारे जो
टाइपिंग में है भाई साहब वो भूल जाते हैं, भाई पूर्ण विराम लगा दिया कीजिए चारों वाक्य, नहीं तो अशुद्ध ही हो जाएंगे। अब अगर देखें पूर्ण विराम लगाने के बाद तो यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेकंड। अब देखें तो देखो बेटा यहाँ पर भीड़ के साथ भारी भरकम का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर इस पद का प्रयोग क्या है, पदाधिक्य को दिखा रहा है। आप सिर्फ इतना लिख करके अपने वाक्य को कह सकते हैं कि इस अधिवेशन का, मुझे अधिवेशन का समाचार नहीं मिला, मुझे यहाँ पर इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मुझे अधिवेशन का समाचार नहीं मिला। और यहाँ पर देखो मेरी कविता मुद्रित नहीं हो रही है बल्कि कविता क्या होती है, प्रकाशित होती है। तो यहाँ पर ये 3 पद क्या हो गए, अशुद्ध हो गए, जिस कारण से इसका आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड। अगले प्रश्न की अगर हम चर्चा करें तो क्रोधाग्नि में कौन सा समास है, क्रोधाग्नि में कौन सा समास है, ए द्विगु, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व और डी बहुब्रीहि। तो बेटा देखो इसका आंसर हो जाएगा क्रोध रूपी अग्नि। क्या हो जाएगा, क्रोध रूपी अग्नि। और क्रोध रूपी अग्नि की जब हम चर्चा करेंगे तो बेटा यहाँ समास हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन बी कर्मधारय समास। ठीक है, अगले प्रश्न को देखो। अगला प्रश्न कह रहा है मीन मेक करना, मीन मेक करने का मुहावरे का अर्थ क्या है, ए नाप तोल ना करना, बी व्यर्थ तर्क करना, सी विजय प्राप्त करना और डी मुकाबला करना। तो ध्यान रख लो मीन मेक करने का यहाँ पे अर्थ मिलेगा, मीन मेक करने का अर्थ मिलेगा ऑप्शन बी व्यर्थ तर्क करना, ऑप्शन बी व्यर्थ तर्क करना। ठीक है, अगले प्रश्न को देखो। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है। ऑप्शन ए अड़चन, बी अपेक्षा, सी अफवाह और डी आचरण। तो ध्यान रखिएगा बेटा यहाँ पर स्त्रीलिंग का जो शब्द नहीं होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी आचरण। कैसे, तो देखो हमने बताया था कि लिंग की पहचान करने के लिए पद के साथ क्या कर सकते हो, पद के साथ बेटा सर्वनाम का प्रयोग कर लो, सर्वनाम का प्रयोग कर लो, विशेषण का प्रयोग कर लो, विशेषण का प्रयोग कर लो या क्रिया का प्रयोग कर लो। अब ये सर्वनाम विशेषण और क्रिया का जो लिंग होगा, सर्वनाम विशेषण और क्रिया का जो लिंग होगा वही बेटा संबंधित पद का भी लिंग होगा, वही संबंधित पद का भी लिंग होगा। जैसे हमने कहा अड़चन, तो देखो उसने क्या करा, अड़चन पैदा की। अब यहाँ पर देखो ये की शब्द क्या है, स्त्रीलिंग का है, तो ये पद क्या हो गया, स्त्रीलिंग का हो जाएगा। है अपेक्षा, ठीक है, अपेक्षा शब्द देखो कैसा होगा, तो अपेक्षा स्त्रीलिंग का नहीं है ना। तो जैसे हमने बोला कि तुम्हारी अपेक्षा, तुम्हारी हमने तुम्हारा थोड़ी बोलते, कभी बोलते तुम्हारा अपेक्षा, हमेशा बोलते तुम्हारी अपेक्षा वो लंबा है, तुम्हारी अपेक्षा वह तेज है, तुम्हारी अपेक्षा वह सुंदर है। तो यहाँ पर देखो इस अपेक्षा के साथ ये तुम्हारी शब्द किसका हुआ, ये स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ, तो ये भी बच्चा होगा स्त्रीलिंग। अफवाह, अफवाह देखो अफवाह के साथ क्या फैलाया होता है कि फैलाई होता है, अफवाह क्या फैलाया कि फैलाई, तो अफवाह हमेशा फैलाई जाती है। ई का प्रयोग हो गया, ई का प्रयोग हो गया तो ये भी स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा। और यहाँ पर देखो अगर हम बोले आचरण तो बेटा तुम्हारी आचरण की तुम्हारा आचरण, तो देख लो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, तुम्हारा आचरण, देख लो यहाँ पर तुम्हारा आचरण, तो तुम्हारा शब्द किसका हो गया, पुल्लिंग का हो गया, तो ये पद भी किसका हो जाएगा, पुल्लिंग का हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखो। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न है हमारा अन्य मनस्क शब्द का सही अर्थ है, अन्य मनस्क का सही अर्थ अन्य के मन को जानना, ऑप्शन फर्स्ट, बी है किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होना, सी है जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो और ऑप्शन डी है जिसका मन स्थिर हो। तो बेटा ध्यान रखो अन्य मनस्क का यहाँ पर अगर शब्द होगा तो होगा जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। तो इस प्रकार से स्पष्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो साथियों आज का जो अंक था हमारे, उस अंक में पैसेज को हम लोग शामिल नहीं किए हैं। ठीक है, अगले किसी अंक में हम लोग देखेंगे कि एक के अपेक्षा 2 पैसेज को लेकर के, ठीक है, उसको हम लोग किसी प्रकार से जो कमी है उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो आज की चर्चा के हमारे जो 25 प्रश्न थे वो यहाँ पर कंप्लीट हुए। हम अगले अंक में आपके सामने और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होते रहेंगे। आशा करते हैं कि आप हमारे साथ यूं ही जुड़ करके आप हमें अपना स्नेह प्रदान करेंगे और हमारे माध्यम से आपके ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। हम इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। इस वादे के साथ हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं। मेरे सभी प्यारे साथियों को, छात्रों को जय हिंद।